सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं लेकर आ गया हूँ अपने बनाए हुए क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 11 to 19। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि ए एंड बी दो कैंडिडेट्स हैं जो एडमिशन सीख कर रहे हैं कोई भी सर्टन कॉलेज में। प्रोबेबिलिटी की ए सिलेक्ट हो जाए वो है 0.7। प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है वो है 0.6। तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी की बी सिलेक्ट हो चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्ट हो जाए वो हमें दे रखी है 0.7। प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्ट हो जाए वो है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी सिलेक्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में चाहे 2 मार्कर आए, 3 मार्कर आए, 5 मार्कर आए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपने लेट कर लेनी है द अननोन प्रोबेबिलिटी। तो लेट कर लेते हैं एक्स बी द अननोन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट कर लिया हमने। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बतानी, मतलब इसको हमने लेट कर लिया एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स आ गया। अब हम इसको स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्ट हो जाए वो है 0.7। प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्ट हो जाए, मतलब या तो ए सिलेक्ट हो जाए, साथ साथ एग्जैक्टली मतलब जब ए सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन गिवन पार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्ट होगा। ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं हुआ, या फिर ए सिलेक्ट नहीं हुआ तो बी सिलेक्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.7, सॉरी 0.6, 0.6 है ना। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ए बी डैश प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस पी ऑफ ए डैश बी इज इक्वल टू 0.6। दिस इम्प्लाइज, अब देखो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी इज इक्वल टू 0.6। अच्छा, ये क्यों हुआ वैसे? ये इसीलिए हुआ बिकॉज ए एंड बी आर independent events. A and B are independent events. This implies PA into PB dash है, तो PA में दे रखा है कितना, 0.7। PB डैश हमें नहीं पता। अब इतना पता है कि जो PB डैश होगा ना, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की x है, तो PB डैश यानी कि B एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स हो जाएगी, ऑब्वियस है ना। तो 1 माइनस एक्स प्लस ए की सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.7 हो जाएगी, विच इज़ 0.3। एंड पी बी कितना है हमारे पास, एक्स हमने लेट कर रखा है, तो 0.6 आ गया। दिस इम्प्लाइज 0.7 माइनस 0.7 एक्स प्लस 0.3 एक्स इज 0.6। ये आ गया 0.7 माइनस 0.4 एक्स इज इक्वल टू 0.6, है ना। माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो 7 माइनस 3 इज 4। दिस इम्प्लाइज 0.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 एक्स। दिस इम्प्लाइज 0.1 अपॉन 0.4 इज एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 यानी कि 0.25, right? Therefore the probability that the candidate B is selected is 0.25 and this will be your answer. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छा लगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, एक z मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, ऐसे फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो फाइंड कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सच दैट कि जो मैक्सिमम है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो इन दोनों ही पॉइंट्स पे लाई करता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मैक्सिमम अकर हो रहा है इन पे। अगर इस पे मैक्सिमम अकर होगा, सिंस द मैक्सिमम अकर्स एट बोथ द पॉइंट्स it must satisfy the equation, है ना। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में डालूंगा तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि 15p प्लस 15q इज इक्वल टू 0p प्लस 20q, और ये हो जाएगा 15p प्लस q इज इक्वल टू 20q, एंड दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, चलो इसको खोल ही लेते हैं। 15p इज इक्वल टू 20q माइनस 15q, दिस इम्प्लाइज 15p इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज 5q, ये कट गया तो p मेरा आ गया 1/3 टाइम्स ऑफ q, या फिर q आ गया 3p। और यही मुझसे पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि फाइंड द कंडीशन ऑन P एंड Q, कंडीशन बताओ P एंड Q की, एंड हमने कंडीशन जो है वो बता दी कि अगर मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट्स पे अकर होगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, देन Q मस्ट बी 3 टाइम्स P और P मस्ट बी 1/3 द Q, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं मेरे पास y इक्वल है tan इनवर्स e टू द पावर x की, है ना। यही फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स e टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊँ मैं? चेन रूल लगा लेते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स का? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e टू द पावर 2x। ये हो गया tan इनवर्स का। अब अंदर जाएगा तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? e टू द पावर x ही हो जाएगा, राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऑल्सो लेट कर लेते हैं कि z मेरा इक्वल है log x के, क्योंकि दूसरा फंक्शन log x की वन है और हमें x इक्वल टू 0 पे बताना है। तो दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी log का करा तो 1/x, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ये गया, अगर ये 1 है ये 2 है, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर x, और ये 1/x जब मैं इसके साथ करूँगा, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स हुआ है, जिससे अच्छा सॉरी हाँ ये डी जेड होगा ना, हाँ। तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स से डी एक्स गया डी वाई बाई डी जेड, एंड दिस टर्म अपॉन दिस, तो वो अपॉन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होकर नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, तो पता ही है। तो e टू द पावर x के साथ आ जाएगा आपका x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पर वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे बतानी है, तो x को जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, एंड x ऑब्वियसली यहाँ पे 0 हो रहा तो वैसे ही पूरी टर्म 0 हो गई। तो एट x इज इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी जेड इज़ 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर ये पूरा डेरिवेटिव 0 हो गया, देख रहे हो। तो ऐसे पॉइंट्स को जिनकी वजह से डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये AOD से आपकी नॉलेज थी कि ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव
ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y subject to the constant 2x plus y less than equal to 6, x less than equal to 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब हम इसको देखिए, जब भी आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए, आप क्या करिएगा, इस डिटेल को एक टैबुलर फॉर्म में लिख लेना। टेबल हमने कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलम में आएगा एस नंबर, देन आपकी आती है इनइक्वालिटीज़, देन आपकी आती है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, एंड देन आपके आते हैं पॉइंट्स ऑन लाइन। फिर हम चेक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि चेक पॉइंट क्या है, एंड फिर हम लिखते हैं कि वो एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड। तो ये हम टेबल ज़रूर बना लेना प्लीज़ एक, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ, मैं जल्दी से करके देता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल आपका बनता है। सबसे पहले मेरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पॉइंट्स ऑन लाइन अगर मैं सिलेक्ट करूँ, अगर मेरा y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एंड साथ में 2 पॉइंट चाहिए होती है ना लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन बनाने के लिए। और तो और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। चेक पॉइंट यहाँ पे मैं 0,0 लूँगा। एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है ये ग्राफ देख के पता लगता है। नंबर 2, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है। पॉइंट्स तो इस पर क्या ही लेना, चेक पॉइंट इज 0,0 हम कह सकते हैं वैसे, है ना, हाँ। और पॉइंट्स इसमें क्या ही ले हम, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है ऑब्वियसली यहाँ पे हम डाल के देख सकते हैं। 0,0 भी हम डाल के देख सकते हैं। 0 और 0 जब मैं यहाँ पर डालूँ तो क्या 0 प्लस 0 यानी कि 0 लेस देन 6 है, हाँ जी है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो 0 लेस देन 6 होता है तो एक्सेप्ट। यहाँ पे 0 डालो, क्या 0 लेस देन 2 है, हाँ जी, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आपकी क्या होती है, y एक्सिस होती है, तो चेक पॉइंट लेना या ना लेना इसमें कुछ नहीं होता। और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और ये x एक्सिस होती है और इसमें इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद हम एक और टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z, कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z। तो बेसिकली ये वाला जो टेबल है ना, ये हमें ग्राफ से देखकर ही पता लगता है कि क्या इसमें हमें भरना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ z, यहाँ पे हमारा z है क्या, 11x प्लस 7y, ठीक है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए जो इनइक्वालिटीज़ डिफाइंड है उसका ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3,0 एंड 0,6 से पास होती लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, एंड x इज इक्वल टू 2 आपकी ये लाइन है, एंड x इज इक्वल टू 0 आपका ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए हमने देखा था कि जो चेक पॉइंट था वो एक्सेप्टेड हो गया था। सो चेक पॉइंट अगर एक्सेप्ट हो गया है तो इसका मतलब कि ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो सारा इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ। जो एरोस बनेंगे वो इस तरफ है। इस तरफ क्यों है, बिकॉज देखो ओरिजिन इस तरफ आ रहा है ना, राइट, ओरिजिन इस तरफ आ रहा है, तो सारे एरोस इस तरफ हुए। अब और कौन सी क्वेश्चन थी, x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2 है मेरा, 2 ये है, इससे लेस देन वाले नंबर तो वैसे ही इस तरफ होंगे, तो इसके सारे एरोस कहाँ हो गए, इस तरफ हो गए,
ठीक है, तो इसके सारे एरो इस तरफ हो गए। x इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम देखिए, ये वाली जो लाइन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो सारे राइट वर्ड्स है, तो इन सब का एरो कहाँ हो गया, राइट वर्ड्स हो गया। एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब सारे अपवर्ड्स है, तो इसका एरो अपवर्ड हो गया। ठीक है, और मेरा सारे एरोस किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे एरोस और ये मेरा क्या बन गया, ऐसे करके लिखना भी होता है। ओके, फीजिबल सॉल्यूशन रीजन, राइट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट वाली चीज़ पे हम क्या लिखने वाले हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, 0,0 इस पूरे ग्राफ का। एक कॉर्नर पॉइंट अगर हम इधर देखें तो वो कितना है, 2,0। एक कॉर्नर पॉइंट इनका इंटरसेक्शन है, और देखिए इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, और ये कौन सा पॉइंट आ रहा है देख रहे हो, 2,2। तो ये 2,2 आ गया पॉइंट, और एक मेरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो 6,0 है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको टैबुलर फॉर्म में भर देते हैं। सो एक कॉर्नर पॉइंट मेरा आ गया 0,6 नहीं, 0,6। एक मेरा आ गया 2,0, एक आ गया 0,0 एंड एक मेरा आ गया 2,2। एंड अगर आप यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, देख रहे हो। एक तो ये वाली लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, एंड अगर x इज इक्वल टू 2, अगर हम x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4, y आ जाएगा 6 - 4 2। तो देख लो 2,2 ही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से भी आ रहा है, थियोरेटिकल भी आ रहा है, ग्राफिकली भी आ रहा है। ठीक है, थियोरेटिकली भी वही आ रहा है, ग्राफिकली भी वही आ रहा है, ग्राफिकली भी आ गया। ठीक है, तो अब z की वैल्यू हम डाल देते हैं, कितना था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 11x प्लस 7y, तो 0,6 जब हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 2,0 डाला तो 2 11 ज़ा 22, ये तो 0 हो गया, एंड 2,2 डाला तो 22 प्लस 14 विच इज़ 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, क्या करने को बोला था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, एक बार देख लेते हैं क्या करने को बोला था। हाँ जी, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 42 which occurs at x is equal to 0 and y is equal to 6। ठीक है, x 0 एंड y 6 पे 42 मेरी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, टेबुलर फॉर्म्स अच्छे से बना देना। ओके, और ये इसका ग्राफ, फिजिबल सॉल्यूशन रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, एंड अभी आगे इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो रेडी रहना। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरा क्या कह रहा है, 10% ऑफ द बल्ब्स आर रेड, 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, एंड इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट अ रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि 10% जो बल्ब है वो रेड कलर के हैं। 10% मतलब हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आर 100। तो लेट जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो 100 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 100 है। अगर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आपके 100 हैं तो उनमें से कितने रेड हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में,
क्वेश्चन सेज कि उनमें से 10% रेड है एंड 2% रेड के साथ डिफेक्टिव है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट जो बल्ब्स रेड है, बल्ब इज रेड, वो कितनी है 10%, यानी कि 10/100। 10% का मतलब क्या होता है, 10% बल्ब रेड है, यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने 10% ऑफ 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 100, ठीक है। तो आप परसेंट्स और 100% से 100 कट गया ना, तो ये बचा 10/100 विच इज़ 0.1। अब अगली प्रोबेबिलिटी कि जो बल्ब है वो आपका डिफेक्टिव है रेड के साथ साथ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बल्ब आपका रेड भी है, बल्ब इज़ रेड एंड डिफेक्टिव, मतलब साथ साथ में वो डिफेक्टिव भी है। तो उसकी कितनी परसेंटेज दे रखी है, देखो बल्ब रेड भी है और डिफेक्टिव भी, तो वो 2% दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2% ऑफ 100 मेरा फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम 100 है। तो ये आपका परसेंट से यानी कि 2/100, 100 से 100 गया तो ये बच जाएगा 2/100 विच इज़ 0.02, 0.02, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बल्ब रेड है यानी कि ये, एंड यानी कि इंटरसेक्शन डिफेक्टिव के लिए डी लिख देते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर डी, ठीक है। आर डी क्यों लिखा आर डी, बिकॉज इंटरसेक्शन मतलब प्रोडक्ट ही होता है, तो ये दे रखा है, और ये प्रोबेबिलिटी हमें आर की दे रखी है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा जो बल्ब हमने चूज़ किया है ना वो डिफेक्टिव है गिवन दैट कि वो रेड है, ठीक है, देख रहे हो। तो हाँ जी यहाँ पे है वो, तो हमने क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो डिफेक्टिव है गिवन दैट वो रेड है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई यहाँ पे। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव है गिवन दैट वो रेड है। तो ये कितना हो जाएगा पी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर अपॉन पी आर। डी इंटरसेक्शन आर हमें दे रखा है, ये देखो ये तो है, और ये कितना है 0.02 अपॉन पी आर हमें दे रखा है विच इज़ 0.1। नीचे 2 0 आए, ऊपर 1 0 1, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, मेरे पास क्या बचा 2/10 विच इज़ 0.2। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल था। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरा कह रहा है कि मुझे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है इफ़ आई एम गिवन विद tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। तो चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये है हमारा गिवन पार्ट, ठीक है। तो इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 का प्लस एक्स, ठीक है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई क्या होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1, ये तो ये इक्वल हो गया हाफ tan इनवर्स एक्स के, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट है। अब देखो ये दिस इम्प्लाइज हम बोल देंगे
कि ये tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो इसको π/4 लिख दूँ। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ tan इनवर्स x, और ये वाला tan इनवर्स x वहाँ जाके हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज π/4 इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, और नीचे भी है ना, नीचे तो 2 ही आएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x। ठीक है, कह सकते हैं हम। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, 2π/3/4 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि π/6 आ गया ये। एंड दिस इम्प्लाइज x आपका हो जाएगा tan π/6। tan π/6 कितना होता है, tan π/6 इज tan 30 डिग्री विच इज़ 1/√। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ओके। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि हमने रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास ये है आंसर नंबर 18। ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है 1/2 माइनस कॉस एक्स, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ 17, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 17 है। इसकी रेंज निकालनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं y मेरा इक्वल है 1/2 माइनस कॉस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, मुझे y की वैल्यू चाहिए बेसिकली, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 इक्वल आ गया 2y माइनस वाई कॉस एक्स के। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज कि y कॉस एक्स अगर यहाँ पे आ जाए और इधर आ जाएगा 2y माइनस 1। दिस इम्प्लाइज जो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 2y माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, 2y माइनस 1 अपॉन वाई। वाई की वैल्यू चाहिए हमें, यहीं से निकालने की कोशिश करते। हमें पता है कि कॉस एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू लाई करती, पता है हमें कॉस एक्स में ही। ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू ये होती है। कॉस एक्स की वैल्यू ये होने का क्या मतलब है कि कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 अपॉन वाई, ये चीज़ है। ठीक है, तो -1 से, और ये कितना हो गया 2y/y माइनस का 1/y, ये हो गया माइनस का 1, y से y गया 2 माइनस का 1/y, राइट। अब 2 मुझे हटाना है तो -2 करना पड़ेगा, इधर भी -2 कर दिया, इधर भी -2, इधर भी -2, तो +2 -2 गया, ये हो गया माइनस का 3, ये माइनस का 1/y, और ये हो गया माइनस का 1। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ नेगेटिव साइन है हर जगह, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड और इस नंबर का मुझे रेसिप्रोकल भी चाहिए। तो इसको करने के दौरान मेरी इनइक्वालिटीज़ पलट जाएंगी, हाँ या ना, पलटेगी इनइक्वालिटीज़। आई डोंट थिंक सो पलटनी चाहिए, बिकॉज नेगेटिव साइन अगर मैं इधर करता हूँ तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब y अगर मुझे चाहिए रेसिप्रोकल करने की बजाय, मुझे ये 1/3 मिल गया और ये 1 मिल गया। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के साथ मेरा मतलब,
1/3 से 1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ठीक है, देयरफॉर हम क्या देते हैं कि जो रेंज है वो हो जाएगी -1/3 से 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये चीज़ है। तो आंसर नंबर 18 हो गया। एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, ये एक दे रखी है 1 2 15 3 5 3 2 1 2 एंड एक दे रखी है 1 2 x विच इज़ इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है? एक कॉलम है, 3 रोज है, तो 1 × 3, 3 रोज 3 कॉलम, तो 3 × 3। एंड जब भी 1 × 3 एंड 3 × 3 होता है तो इनका प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होता है? 1 × 3, एक्सट्रीम टर्म वाली। ठीक है, तो अगर इनर मोस्ट टर्म आपकी सेम है एंड फिर आपकी एक्सट्रीम टर्म उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर निकल कर आती है। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म मतलब ये 1 एंड 3, तो मतलब अब जो मेरी मैट्रिक्स निकल कर आएगी वो 1 × 3 की होगी, जिसके 3 कॉलम एंड 1 रोज होगा। तो ये देख लेते हैं, 1 + 2x + 15 कितना हो जाएगा? 2x + 16। अगला आ जाएगा 3 + 5x + 3 यानी कि 5x + 6। अगला हो जाएगा 1 + 2x + x यानी कि 1 + 3x। ओ सॉरी, मैं ये देख रहा हूँ, ये है 2 + x + 2 यानी कि 4 + x। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। और साथ में ये भी है, देखो 1 2x, इसको भी ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान में रखना, साथ में ये भी 1 2x। और ये कितने का है? 3 × 1, एक कॉलम है, 3 रोज है, तो जब भी ऐसा हो तो प्रोडक्ट किसके ऑर्डर का होगा? 1 × 1 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2x + 16 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो जाएगा 2x + 16 प्लस 5x + 6 × 2 यानी कि 10x + 12 प्लस ये हो जाएगा 4x + x²। और ये इक्वल है नल मैट्रिक्स के, ज़ीरो। राइट, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। दिस इम्प्लाइज कि 4x + 10x 14x + 2x 16x + x² प्लस आपका 16 + 12 कितना हो जाएगा? 28। ये इक्वल है इसके। एंड दिस इम्प्लाइज x² + 16x + 28 इक्वल है 0 के, बिकॉज 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। ये लाइन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2 matrices are said to be equal only and only if their corresponding elements are same। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे इनके रूट निकाल लेंगे, तो कौन सा रूट निकल कर आ रहा है यहाँ पे? ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 28 दे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं, प्लस माइनस पे 16 दे, तो कौन से दो नंबर है? 14 2 सिंपल था ये तो x² + 14x + 2x + 28 is 0। This implies x + 14 + 2x + 14 is 0। This implies x + 2 x + 14 is 0। This implies x is -2 और x is -14 which is the required value। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब x की वैल्यू पूछी थी ना क्वेश्चन ने, तो वो -2 भी हो सकती है, -14 भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ आंसर नंबर 19। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में हमें मैट्रिसेस दे रखी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इनके कोफिशिएंट मुझे सेम करने होंगे ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के दौरान हम इनको कैंसिल कर सके, राइट। नाउ इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 को 3 से, यानी कि 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, ये 3 से होगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 0, राइट। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 0, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, देख रहे हो। इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा -4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ओके। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे ये कट जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5y, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस ऑफ माइनस का 4 इज 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, 9 माइनस 4 इज 5, 12 माइनस 2 इज 10, और ये 6 है, ये 0 है, ये 0 है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 10 विच इज प्लस 10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज मेरा y निकल कर आ गया 2 1 2 2, ठीक है, ओके। नाउ x निकल कर आ जाएगा, x कितना है, कोई रिलेशन है इनका, 3x प्लस 2y इसके इक्वल है कि ये रिलेशन दिख रहा है ना। तो x को हम और तो कहीं से निकाल नहीं सकते, तो x बेसिकली मेरा हो जाएगा, नीचे को मैं 1/3 ले आता हूँ, देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, 1/3 ऑफ माइनस का 2 1 2 -5 में माइनस हो रहा है 4 2 4 4, ठीक है। ये मेरा x आ जाएगा निकल के, यहाँ से निकाला है मैंने एक सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके। 2y मेरा वहाँ गया, y कितना था ये, तो 2y 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, उधर जा रहा है तो ये माइनस का साइन लग गया है यहाँ पे, देख रहे हो। एंड इस 3 को मैंने नीचे भेजा तो ये 1/3 हो गया, सिंपल। तो कैपिटल X की मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/3 टाइम्स, और ये एक मैट्रिक्स निकल कर आएगी माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस का 3 एंड -5 माइनस 4 इज माइनस का 9। तो x निकल कर आ गई आपकी मैट्रिक्स विच इज़ माइनस का 2 0, माइनस का 1, माइनस का 3 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन ए का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ इट इज़ सो तो आप आगे के सेक्शन की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हो गई होगी वो चैनल पे अपलोड। सेक्शन बी भी है, काफ़ी अच्छा बना है, एंड सेक्शन सी भी है, सेक्शन डी भी है। ये बोर्ड पेपर के पैटर्न के हिसाब से तो नहीं है, पर जो लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा देंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स के लिए सॉलिड कंटेंट चाहिए होता है, जो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। Thank you. That's all for this video, and that's all for the section A of the question paper designed by me. So, thank you. Bye bye.